इस टाइम दुनिया में दो ही ताकतें जो ऊपर जा रही हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी वो आबादी वाला मुल्क है, एक दूसरा है। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया बड़ी आबादी वाला मुल्क। ठीक है। ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। अगर ये दोनों अगर ये दोनों मिल गए तो इनकी हाँ में पूरी दुनिया की हाँ होगी और इनकी ना में पूरी दुनिया की ना होगी। भाई दुनिया की आधी आबादी एक तरफ हो जानी। अब अमेरिका को टेंशन है, वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, उसको टेंशन है कि यार इंडिया की और चाइना की दोस्ती हो रही है। अगर इनकी दोस्ती होगी तो हम किधर जाएंगे? अब वो पाकिस्तान को यूज करेंगे। अच्छा। और पाकिस्तान फिर कहेगा मेरे नोट वहाँ मेरा मूड बने। हालांकि डॉलर दिखाओ, जाहिर बात है अब ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है। स्यापा ये है कि ये हमसाया, इसने इधर ही रहना है, इसने कहीं नहीं जाना। वो जो हमारा दूर से दोस्त आ रहा है ना, उसने अपना काम करके चले जाना। दुनिया में जितनी बड़े बड़े पीस मायदे जो हैं जो करवाता है, वो कौन करवाता है? अमेरिका। जी बिल्कुल। अब अमेरिका की इसराइल मान लेगा, ईरान नहीं आज मानेगा। हम बात करेंगे दो तीन चीजों के ऊपर कि अगर जंग की बात करें, इसराइल और फलस्तीन, गजा, ये जंग स्टार्ट हुई साल डेढ़ साल पहले। इस टाइम गजा का इतना जिक्र नहीं किया जा रहा, शायद फलस्तीन का शायद इतना जिक्र नहीं किया जा रहा जितनी ईरान और इसराइल की जंग आ गई है सामने। इस मामले में अब कौन फंस चुका है? क्या इसराइल ईरान के हाथों फंस चुका है या फिर ईरान इसराइल के हाथों फंस चुका है? इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका में इलेक्शन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट या अमेरिका की गवर्नमेंट परेशान नजर आ रही है इंडिया और चाइना की दोस्ती को लेकर। क्या इसके ऊपर मीर अली ढिल्लू भाई की ओपिनियन है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जबरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं, ये जंग स्टार्ट हुई जी, फलस्तीन गजा इसराइल, ठीक है। इधर बच्चे बच्चे को बताया जा रहा था फलस्तीन में जुल्म, फलस्तीन में गजा में जुल्म। अब तो वो भी नहीं बताया जा रहा, ना ही जिक्र किया जा रहा पाकिस्तान में सच। लेकिन अब ये जंग ईरान और इसराइल की आ पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे? कभी यहाँ से अटैक, कभी वहां से अटैक। क्या आप इसके ऊपर अपनी ओपिनियन रखते हैं? आने वाले टाइम में मुश्किल में ईरान फंसने वाला या इसराइल? आने वाले वक्त में मेरी ओपिनियन ये है कि माजरत के साथ कहना पड़ता है, लेकिन जो नजर आ रहा है वो ईरान फंसेगा। ठीक है। और कैसे? बल्कि ईरान फंसता जा रहा है। अच्छा, अब आपने कह दिया कैसे, कैसे ये समझाने के लिए। ये ईरान है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमानिस्तान है, ये फिर कोई स्थान है, और यहाँ पे अजरबैजान है। ठीक है जी। यहाँ पे उसके इराक है, यहाँ पे उसके सऊदी है। अब ईरान एक शिया स्टेट है, मुस्लिम्स में शिया और एंटी शिया चलता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी स्थान है, तुर्कमानिस्तान, ये स्थान, ये सारे इधर से। ईरान यहाँ से घिरा हुआ है एंटी शिया से। इधर इराक है, इराक में इसकी रिट है, और इराक के नीचे है सऊदिया, और सऊदिया भी एंटी शिया। सऊदिया और ईरान की दोस्ती नहीं है। ईरान मुसलमान भाइयों ने घेर लिया उसको चारों तरफ से, तो घिरा हुआ तो ईरान है। और आने वाले वक्तों में मुश्किल तो ईरान को ही आनी है। ठीक हो गया। नजर आ रहा है ना। अब ये इससे बड़ी मिसाल के आप मैप खोल के देख लो। आप मैप खोलोगे आपको समझ आ जाएगी। ईरान के इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ हैं। ठीक हो गया। तो जाहिर बात है वही फंसता नजर आ रहा है। अब तक अगर देखें कितना नुकसान इसराइल को हो गया। लो जी, जंग तो हो गई, अटैक यहाँ से भी हुआ, वहां से भी हुआ, स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ईरान ने अभी फिर वार्निंग दे दिया कि हम इसराइल के एक एक शहर के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन पहले जो अटैक किए उससे इसराइल को क्या नुकसान हो गया, और ईरान के ऊपर जो अटैक किए गए, कितने लीडर्स और कितने लोगों की जानें गई और क्या नुकसान? मैं बताता हूँ आपको। जंग जो होती है ना दो मुल्कों के दरमियान, हमेशा वो मुल्क जंग हारता है जिसकी अवाम को नुकसान हो। अच्छा। इसराइल में अगर कोई ईरान मिसाइल वगैरह मारता भी है ना, तो उसकी अवाम को नुकसान नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत कम, उसके बदले में ईरान की अवाम को ज्यादा नुकसान होता है। और अगर आप पिछले 2 साल 3 साल की हिस्ट्री देखें ना, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की जितनी बड़ी शख्सियत थी ना, इसराइल ने टारगेटेड, बड़े बड़े लीडर थे, सबको टारगेटेड अटैक करके उन सबको इसने मार दिया। उसमें पीछे करके एक हेलीकॉप्टर क्रैश किया उसने, उसमें उसका प्रेसिडेंट और उसकी कबीना वो सारी मार दी। हमास के लीडर को मार दिया पीछे करके, वो अटैक करके सीधा वो जो मिसाइल मारा था, रॉकेट मारा था जहाज से। उसके बाद उससे पहले ईरान का था एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल था बहुत मशहूर, उसको मार दिया। ईरान के 8 बड़े लीडर थे, जिसमें से 7 जो है ना इसराइल ने मार दिए हैं या शहीद कर दिए हैं। इस टाइम सिर्फ एक उनका बुजुर्ग लीडर है, अली खुमैनी, जो अली खुमैनी, बस। ठीक है, सुप्रीम लीडर है ईरान का। और इसराइल के पास है टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। ईरान के पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसराइल के पास पैसा भी है। ये सारे वार हेड जो बनते हैं पैसे से बनते हैं। अभी कल उसने अटैक किया, वो कितने जहाज से आपको पता है जिन्होंने जाकर ईरान में अटैक किया है? ठीक है, तकरीबन 150 के करीब, 140। अब 150 फाइटर जेट्स उसने उड़ाए हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी पावर दिखाई, और उसके पास फाइटर जेट्स वो है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल ये इनकी जनरेशन होती है, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन। अगर उसने 4th जनरेशन उड़ाए हैं ना, तो ईरान के ऊपर उड़ाए हैं। ईरान के पास उसके मुकाबले के 2 जनरेशन 3 जनरेशन होंगे। ईरान उन 150 में से एक भी नीचे नहीं गिरा सका। उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसने सिर्फ अपना पावर शो किया, दैट्स इट।
ठीक हो गया। इसराइल के पास पावर इस टाइम ज्यादा है जो नजर आ रहा है, और वो पता क्यों है? ठीक है, उसके पास एजुकेशन एजुकेशन है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात की यार, आप बड़ा फोकस करते हैं एजुकेशन के है। ऊपर, जो ये कि अच्छी एजुकेशन बात है। ठीक है, आप, मैं पता क्यों फोकस करता हूँ? हम्म, आप स्टडी करो आज से 150 साल पीछे दुनिया को, जिन जिन कंट्रीज ने एजुकेशन में फोकस किया है वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, वो आगे चले गए ठीक हैं। है। आप कभी कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो, सेकंड देखो, ये हुई क्यों और इससे फायदा किसको हुआ? जिनको फायदा हुआ वो उन्होंने सबसे पहली तरजीह एजुकेशन को ही दी है, और ठीक है। जो हारे हैं उनके पास एजुकेशन नहीं थी। लेकिन हम जब जब हारते हैं, जब जब पाकिस्तान या मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं, उन्हें जब नुकसान होता है, हम ये नैरेटिव देते हैं कि भाई वो सब यहूदी, सब नॉन मुस्लिम मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें हार हो जाती है। हमें तो ये बताया जाता है, हालांकि देखा जाए। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो क्रिश्चियंस थे वो मरे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्रिश्चियन ही मरे। अब ये जो रशिया की और यूक्रेन की, दोनों क्रिश्चियंस ही लड़ रहे हैं आपस में, क्रिश्चियन ही मार रहे हैं। एक्चुअली सीन ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, हमारा दिमाग की बत्ती बंद है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है। अब मैं सिंपल आपके चैनल पे आके अस्सलाम वालेकुम बाद नमस्ते सत श्री अकाल कहता हूँ, मेरे नज़दीक ये एक रेटिंग्स है, और अगर इसका स्वाब होगा तो मुझे होगा, अगर मुझे इसकी सजा मिलेगी तो मुझे मिलेगी मेरी कब्र में, बट मुझे यहाँ पे फतवे लग रहे हैं। ठीक है। और शायद आप नोट कर रहे होंगे, मैं तो नोट कर रहा हूँ, आज ये मीर अली टिल्लू भाई थोड़ा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि साथ वाला ना कोई सुन ले, ओपनली बोलने कोई मसला नहीं ओपनली है। बोलना नहीं है, मुझे इस अवाम से डर लगता है। जब आप 100 जहलों के दरमियान बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, अच्छा, वो झुंड बना के आप पे अटैक कर देंगे, आप क्या करोगे? आपको पता है कि मुझे उन्होंने कितना क्रिटिसिज्म किया और मुझे कह दिया तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हो, दोबारा इस्लाम कबूल करो, सदका दो, ये करो, वो दो, कफारा दो। मैं तो इनकी बातें सुन के रहा था, यहाँ पे हर बंदा ही आलिम बन जाता है, हर बंदा ही जज बन जाता है, तो फिर ऐसे एटमोसफेयर में आप किस तरह खुल के बात करोगे? ठीक हो गया। लेकिन मैं भी पहले इन चीज़ों से बड़ा परेशान होता था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि देखें, अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, और इसी वजह से शायद हम बोलते हैं, अदरवाइज इश्यूज हमें भी बड़े आते हैं, फतवे शायद हम पे भी बड़े लोग लगाते हो। खैर, ये थोड़ा हट के टॉपिक होगा। मुझे बताएं, इसराइल का प्लान क्या है? ग्रेटर इसराइल की कोई बात करता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये जो जंग चल रही है, इसराइल फलस्तीन कह लें, इसराइल ईरान कह लें, जो भी कह लें, इसे रोक कौन सकता है? कौन सा कंट्री, कौन सी पावर, सुपर पावर? ये आपने ना एक ही बात में दो बातें करती, मुझे पहले का जवाब देना है। इसराइल चाहता है ग्रेटर से इसराइल बनाना, वो कहता है कि जो हम हजरत मूसा की कौम है, तब का जो इसराइल था ना, जिसको बनी इसराइल कहते हैं, हमने वो वाला बनाना है। और वो वाले बनी इसराइल के अंदर सऊदी आधा था, अच्छा, जॉर्डन था, कुवैत सारा था, मिस्र का कुछ एरिया था, फलस्तीन सारा था, और एक दो छोटे छोटे ममालिक हैं, ये थे। ये कहते हैं जी हमने सारा वो वाला पुराना बनाना है, ठीक है। जो और बनी अगर आज के इसराइल है। दौर में ऐसा पॉसिबल हो जाता है, अगर आज के दौर में ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जो एक ऐसी जगह पे होगा जो पूरी दुनिया को वहां से कंट्रोल कर सकेगा। क्योंकि अगर आप फिर जाके मैप देखें तो इसको दो समंदर लग रहे हैं, ठीक है, एक अरेबियन सी लग रहा है और एक मेडिटेरियन सी, आई थिंक वो लग रहा है। इसको दो समंदर लग रहे हैं, एक इसके लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। एक चीज, और दूसरी चीज आपने कहा जी ये दोनों की लड़ाई खत्म कौन करवा सकता है? क्योंकि मैं तो हमेशा बात ये करता हूँ ना, जंग खत्म हो, ये नहीं खत्म होएगी। उसकी वजह अच्छा। पता क्या है? उसकी वजह आपको साफ बता देता हूँ। इसमें दुनिया में जितनी बड़े बड़े पीस मुआहदे जो हैं, जो करवाता है, वो कौन करवाता है? अमेरिका। जी बिल्कुल। अब अमेरिका की इसराइल मान लेगा, ठीक है। ईरान नहीं मानेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जिस जगह पे लड़ाई हो रही है, जिस खित्ते में, इनके हमसाया ममालिक वो अगर अंदर आए तो फिर सुलह हो सकती है। ठीक है। अब मुसीबत ये है कि एक हमसाया ममालिक सऊदिया, चलो उसकी मैं कहता हूँ कि इसराइल मान लेगा, सऊदिया की ईरान नहीं मानेगा, क्योंकि शिया सुन्नी, शिया सुन्नी का आ गया। अगर वहां थोड़ा सा हट के आप इधर आ जाओ तो पीछे आता है बड़ी कंट्री, कौन सी? रशिया। अब रशिया को क्या है, ईरान मानेगा, उसको इसराइल नहीं मानेगा। ठीक है। अब उसके साथ चाइना है। हाँ। अगर आप चाइना में भी आ जाए तो चाइना को क्या है, शायद ईरान मान जाए तो इसराइल नहीं मानेगा। एक कंट्री है, अब माजरत के साथ अगर किसी दोस्त को बुरी लगे, जो सच है वो सच है। ठीक है, अगर किसी और के ज़हन में कोई और कंट्री है तो बता दे, मेरे ज़हन में वो कंट्री है इंडिया। ठीक है। इंडिया ईरान भी मानता है, और इसराइल भी मानता है। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि अभी पीछे ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री दे दी, टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए। ठीक है। हमें वीजा लेना पड़ता है, ठीक हम हो मुस्लिम ब्रदर हैं, और नेबर हैं, नेबर मतलब है। बॉर्डर भी लगता है। इंडिया का वीजा फ्री है। उसके बाद जो इसराइल है, उसने इंडिया से बंदे मांगे थे अपने वर्कर। मुल्क में वर्कर, तामीराती काम करने के लिए। इंडिया अगर अंदर स्टेप ले तो इन दोनों की सुलह करा सकता है, अदरवाइज मुझे नजर नहीं आता कि ठीक कोई हो और कंट्री ऐसा है जो इनकी सुलह करवा सके। क्योंकि कोई भी कंट्री और है ना, उसकी एक के साथ बनती है, दूसरे के साथ नहीं नहीं, बनती। इसके ऊपर तो मैं देखें हमेशा कोशिश करते हैं लॉजिकल बात की जाए
ईरान ने खबरें थी कि हेल्प मांग ली, फिर ईरान को छोड़े, मैं कहता हूँ जर्मनी के चांसलर इंडिया आए और उन्होंने इंडिया को बोला ये पीस मेकर का रोल अदा कर सकता है इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर मोदी। यानी जर्मनी जैसा कंट्री भी ये कह रहा है कि भाई इंडिया पीस मेकर इसराइल और ये जो जितनी भी जंग चल रही है इसके ऊपर। इवन रशिया यूक्रेन की बात कर लें, रशिया भी कहता है कि भाई हाँ ठीक है हम इंडिया की मानते हैं, यूक्रेन खुद कहता है कि पीएम मोदी चाहें तो ये जंग रुकवा सकते हैं। इसका मतलब है जिधर जंग चल रही है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एक्सेप्ट करें? हम क्यों ना करें, मैं तो कर रहा हूँ, बाकी वाम का मुझे नहीं पता वो करती है कि नहीं। मुझे तो नजर ये आ रहा है कि इस टाइम देखो दो बंदे लड़ रहे हैं ना, दोनों की सुलह वो करवा सकता है जिसको दो लड़ने वाले जो ग्रुप है ना दोनों उसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो यहाँ पे मुझे इंडिया नजर आ रहा है और मुझे कोई कंट्री नजर ही नहीं आ रही। पाकिस्तान का एक तो रोल बताएं इस जंग में, फिर उसके बाद आते हैं अमेरिका की टेंशन के ऊपर। जो इस टाइम अमेरिका को टेंशन बनी है कि भाई हमने तो सारी जिंदगी लड़ा दिया इंडिया चाइना को, पाकिस्तान को कभी यूज किया या कभी नहीं किया जैसे भी, लेकिन अब इंडिया चाइना के रिलेशन देखने में जो आ रहा है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है उसके बाद बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, अमेरिका की क्या टेंशन बनी बेहतर हो रहे हैं। लद्दाख से चाइना ने अपनी फौज विड्रॉ नहीं की। हाँ की थी। वो क्यों की थी कि यार वो इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों अभी तो जो ब्रिक्स की समिट मीटिंग हुई है ना, उसमें जो पावर दिखाई है ना ब्रिक्स देशों ने, खासकर दोस्तों चाइना, रशिया और इंडिया ने जो किया है, उनके बाद तो भाई जो अमेरिका है वो बहुत बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और दोस्तों क्योंकि इंडिया जो गेम खेल रहा है वो सारे रूल के अंडर खेल रहा है, कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर अब अमेरिका खास चिंता में है और इसके लिए कुछ खूब चीज़ें यहाँ पर की जा रही है इंडिया में, जिससे कि इंडिया धोखा कंट्रोल में रहे। और ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि इंडिया की तारीफ़ रुकती है, तस्करी रुकती, इंडिया की अगर तस्करी रुकती है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खुशी किसी को होगी तो वो पाकिस्तानियों की ही होगी। तो पाकिस्तानी के ओपिनियन लेकर आया हूँ दोस्तों कि अमेरिका क्या कर रहा है जिससे कि वह इंडिया की रफ्तार को रोक सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने तो पाकिस्तानी के ओपिनियन सुन ही लिए हैं, तो आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।